हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के इस सेशन में यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में जो इकोनॉमी के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे उन्हें हम डिस्कस करेंगे। देखेंगे क्या लेवल था उन क्वेश्चंस का, डिफिकल्टी लेवल किस प्रकार का था, कैसे आप उन्हें सॉल्व कर सकते थे, पूरा पेपर किस प्रकार का था। यही आज की बातें रहेंगी। तो बेसिकली जो प्रीलिम्स का एग्जाम जब भी आपका हर साल कंडक्ट किया जाता है तो कोई ना कोई ऐसे सब्जेक्ट जरूर रहते हैं जो कि टफ पूछे जाते हैं, या टफ पूछने का मतलब यहां पर क्या है कि उन्हें सॉल्व करने का जो मेथड है, उनको सॉल्व करने का जो एक पूरा प्रोसेस है वो थोड़ा यहां पर टफ हो जाता है। कि हो सकता है बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन आपको उस टॉपिक से रिलेटेड अवेलेबल हो, या बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी हो उससे रिलेटेड, क्योंकि डेफिनेटली इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है भैया, सभी चीजें कवर करना बहुत मुश्किल है एस्पिरेंट के लिए। तो इस टाइम पे जब इस प्रकार का ट्रेंड हम वहां पर देखते हैं कि यूपीएससी अपना एक नया ट्रेंड यहां पर लेके आया है जिसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए या एलिमिनेशन मेथड वहां पर नहीं लगा, तो डेफिनेटली एग्जाम हॉल में जो बैठा हुआ एस्पिरेंट है उस पर तो यहां इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो काफी सारे आपने अभी तक वीडियोस देख लिए होंगे, बहुत सारे एडुकेटर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या जो आपके ऑलरेडी सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनका भी सभी का यही मानना है कि जी हाँ टफ एग्जाम था। और कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कुछ कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड कि हाँ ये क्वेश्चन तो ईजी था। बट मेरा मानना यह है कि जब ओवरऑल पेपर का पैटर्न चेंज हो जाता है ना, और जब टफ क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं, तो एक एस्पिरेंट जो कि एग्जाम हॉल में बैठा हुआ है उसकी जो मेंटल एबिलिटी है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो हो ही जाती है। जिसकी वजह से अगर हम यहाँ एग्जाम हॉल के बाहर बैठ के कहें कि भैया ये क्वेश्चन तो ईजी था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक हर्ट तो होता ही एस्पिरेंट को कि नहीं ये क्वेश्चन मेरे लिए इजी नहीं था, ये टफ था, क्योंकि उस टाइम पे वैसा प्रेशर वहां पर बिल्डअप हो चुका होता है। तो चलिए इकोनॉमी के सेक्शन के बारे में आज हम बात करते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिले। तो प्रीलिम्स 2023 में डेफिनेटली जो ऑप्शंस यहां पर दी जाते, आपको जो कोड्स यहां पर दिए जाते थे, उन्होंने काफी हद तक आपका एग्जाम टफ बना दिया। कि एलिमिनेशन जो मेथड एक बहुत ही कॉमन ट्रिक यहां पर रहती थी आपके पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए, वो यहां पर नहीं लग पाई। कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें लग पाई होगी, बट बाकी क्वेश्चंस में डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं हो पाया, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये चीज नहीं हो पाई। अपार्ट फ्रॉम दैट, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में, तो हमेशा एक एक्सपेक्टेशन रहती है एस्पिरेंट की या हमारी एडुकेटर्स की भी कि यार कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसीलिए कंसेप्ट्स के ऊपर जोर भी डाला जाता है कि भैया आपको इस चीज के बारे में पूरी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट जो क्वेश्चंस देखे गए कहीं ना कहीं फैक्चुअल ज्यादा निकले, बहुत इन डेप्थ नॉलेज आपसे पूछ ली गई कुछ कुछ चीजों के बारे में, अभी हम डिस्कस भी करेंगे उन सभी चीजों को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इकोनॉमी के क्वेश्चन देखेंगे कि अराउंड 70% या उससे ज्यादा ही आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मीडियम टू हार्ड कैटेगरी के हैं। ठीक है, मीडियम टू हार्ड कैटेगरी से मतलब कि हाँ जी उनको सॉल्व करने में डेफिनेटली आपका बहुत टाइम लगेगा, या डेफिनेटली आपने उन चीजों के बारे में पढ़ा होगा तभी आप उनको वहां पर सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इकोनॉमी वैसा आपका कंपोनेंट रहा इस साल का कि भैया क्वेश्चन टफ पूछे गए, उस प्रकार का बिल्कुल भी जो एक्सपेक्टेशंस यहां पर सभी के द्वारा रखी गई थी वैसा पेपर यहां पर नहीं आया था। उसके अलावा जो करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं, टाइम एंड अगेन स्ट्रेस डाला जाता है कि भैया करंट अफेयर्स पढ़ो, समझो क्या चीजें आ रही हैं, करंट में क्या क्या चीजें हो रही हैं, न्यूज़पेपर फॉलो करो। तो जो करंट अफेयर्स पूछे भी गया, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वहां पर डाले भी गए, वो हो सकता है करंट अफेयर्स आपके 1.5 से 2 साल पुराने करंट अफेयर्स हों। ठीक है, तो अगेन एस्पिरेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ जो 4 से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शायद हुआ हो कि हाँ जी उनको लगा हो कि हमने ये चीज पढ़ी है तो हमें पता लग गया। बट अगर कोई हम कहें कि जो 1 से 2 साल की तैयारी कर रहा हो, जिसका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट हो, उनको थोड़ी बहुत दिक्कत तो यहाँ पर आई हुई होगी। अच्छा, अब देखो ये सारी चीजें तो हो गई। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न पता लग गया कि यूपीएससी ने एकदम से बाउंसर्स यहाँ पर डाल दी। ठीक है, जिसको आप डक भी नहीं कर पाए ढंग से कि हाँ डेफिनेटली उस प्रकार की प्रिपरेशन भी आपकी नहीं थी। और कहीं ना कहीं ये चीज लाजमी भी है कि नहीं उस प्रकार का प्रिपरेशन कैसे भी होगा, क्योंकि अभी तक का जितना भी पीवाईक्यू हम एनालिसिस करते हैं तो उसी के हिसाब से हम समझ पाते हैं ना कि ऐसा क्वेश्चन पेपर शायद यूपीएससी यहाँ पर डाल देगा। बट जब नहीं था तो आगे की क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो देखिए, यदि आप तो बिल्कुल दृढ़ निश्चय आपने कर रखा है कि अफसर बनना ही बनना है, तो इस चीज से खुद को अडेप्ट करना ही पड़ेगा कि यूपीएससी भी यहां पर इवॉल्व कर रहा है। आपको वैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कि फैक्चुअल भी हो सकते हैं, इन डेप्थ नॉलेज भी आपसे यहां पर मांगी जा सकती है। और ये ऐसा नहीं है ना कि फिर सिर्फ आप ही के लिए रहेगा, सभी के लिए ये चीज है ना, तो उसका कट ऑफ के ऊपर भी असर पड़ेगा, कट ऑफ भी आपकी डाउन जाने के चांसेस हैं। बट यहां हिम्मत नहीं खोनी है
हिम्मत खोने से ना खोने से मतलब मेरा क्या है कि ये मत सोचना कि नहीं यार यूपीएससी ने तो ऐसा पेपर यहाँ पर डाल दिया, अब तो मेरा पढ़ाई करने का कोई फायदा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप हर साल जब भी प्रिपेयर करते हैं या अगले साल भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी कोई स्ट्रैटेजी रहेगी, उसको आप फॉलो करेंगे, रिलीजियसली फॉलो करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ, तो आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, बाकी तो बात फिर यूपीएससी के हाथ में क्यों कैसा पेपर आपके लिए डाल रहा है, पर वो सभी के लिए होगा। तो आपको अपने एंड से यहां पर जो आपका कंसिस्टेंट एफर्ट चल रहा था उसको बरकरार रखना है। उसको ये नहीं करना कि नहीं इसका तो कोई फायदा ही नहीं रहा इस पेपर को सॉल्व करके, हमने इतनी मेहनत की, चलो कुछ और करते हैं। अब देखिए वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन है अगर आप ऐसा कोई डिसीजन यहां पर लेना चाहते हैं, बट ओवरऑल यहां आपको अपनी अप्रोच जो है वो स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेगी। आपको उस प्रकार से यूपीएससी के लाइन पर देखते हुए कि हाँ जी इस प्रकार का ट्रेंड चेंज हुआ है, तो प्रिपरेशन में भी थोड़े बहुत ट्विक्स तो यहां पर लाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर विद रिस्पेक्ट टू गोल्ड रिजर्व्स या विद रिस्पेक्ट टू गोल्ड पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन यहां पर डाला गया था। दो स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई थी, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में कह रहे थे कि स्विट्जरलैंड इट इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, और स्टेटमेंट 2 में कहा जा रहा था कि स्विट्जरलैंड का सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी स्टेटमेंट 2 है ये यहां पर इनकरेक्ट थी। ठीक है जी, स्टेटमेंट 1 की अब मेरे को नॉलेज, जब मैंने भी क्वेश्चन देखा तो शायद मेरे भी दिमाग में नहीं आया ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, बट ये मैं फॉर श्योर था कि ये सेकंड जो स्टेटमेंट है ये डेफिनेटली यहां पर इनकरेक्ट है, और उसी के हिसाब से मैं अपने आंसर तक पहुंच भी पाया कि स्टेटमेंट 2 अगर इनकरेक्ट बनती तो डायरेक्टली हम इस ऑप्शन तक पहुंच पाते हैं। जिसके हिसाब से मैं क्या कह रहा हूं कि जो डिफिकल्टी लेवल है इसका वो इजी टू मीडियम है। अब मैं ये चीज क्यों कह रहा हूं, हालांकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप में से कुछ हो सकते हैं जो कहेंगे नहीं सर ये तो हार्ड था। द पॉइंट बीइंग पिछले एक साल में गोल्ड रिजर्व से रिलेटेड टाइम एंड अगेन न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ आर्टिकल्स रहे हैं। हमने साल में 2 बार इसको आपके जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं फ्यू मिनट सीरीज के वहां पर कवर किया है। ठीक है, टाइम एंड अगेन यही डेटा बार बार आपको वहां पर दिखाया गया है, जिसमें आपके गोल्ड रिजर्व्स के बारे में बात की गई है, पेड मॉड्यूल्स में सभी जगह इसके बारे में बात की गई। तो कहीं ना कहीं अगर आपने इस चीज को फॉलो किया होता तो शायद ये आपके लिए थोड़ा ईजी बन जाता। ये उस प्रकार से भी मीडियम कैटेगरी का तो रहता ही रहता। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली इसे रिटेन करना भी बहुत मुश्किल है। तो जब भी ये वीडियोस, जब भी आपके सेशंस यहां पर होते सब में एक ही चीज कही गई थी कि टॉप 3 या टॉप 4 का नाम तो जरूर ध्यान में रखें कि किसके सबसे ज्यादा रिजर्व्स यहां पर देखने को मिलते हैं, गोल्ड रिजर्व्स यहां पर देखने को मिलते हैं। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली एलिमिनेशन लगाते हुए हम अपने आंसर तक पहुंच सकते थे। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगेन 2 स्टेटमेंट्स इसी प्रकार के आपकी जो असर्शन और रीजन वाले जो क्वेश्चन यहां पर देखने को मिले थे। तो सेकंड जो आपका 18th क्वेश्चन था उसमें क्या कह रहे हैं कि स्टेटमेंट 1 में कि इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स। बिल्कुल ही फैक्चुअल नेचर की स्टेटमेंट आपको यहां पर पूछ ली गई, जो कि यूपीएससी जनरली नहीं पूछता। स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में ऐसे परसेंटेज टाइप्स वाले फैक्ट्स डालते हुए आपको डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, सेकंड में कह रहे हैं कि जो आपकी मैनी लोकल कंपनी जो है या जो आपकी फॉरेन कंपनीज भी हैं जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, वो इंडिया की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का यहां पर फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो कि थ्रू आउट द ईयर अगर डेफिनेटली आपने कहीं और भी पढ़ा है तो वहां पर भी मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि कवर तो हुई होगी। उसमें कहा गया होगा कि आपको यहां पर आपकी लोकल कंपनीज एज वेल एज बाहर की कंपनीज को भी फायदा मिल रहा है कि आइए प्रोडक्शन कीजिए, इंसेंटिव लीजिए। ठीक है, सिंपल सी कहानी ये तो हुई थी। चलो सेकंड स्टेटमेंट तो यहां पर हमारी करेक्ट हो जाती है, बट क्या फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? अब इसकी वजह से ये थोड़ा क्वेश्चन आपका हार्ड बन जाता है। बट नहीं, स्टेटमेंट तो ये आपकी इनकरेक्ट थी कि यहां पर जो टारगेट है 2027 का वो है हमारा यहां पर 3% तक लाने का। ठीक है, 3% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स यहां पर लाने तक का हमारा टारगेट हमने सेट किया हुआ है। करंटली अगर हम बात करें इको सर्वे में जो डेटा दिया गया था उसके हिसाब से 1.8 टू 1.7 टू 1.8% हम यहां पर होल्ड करके बैठते हैं। ठीक है जी, तो उस हिसाब से डेफिनेटली इसका जो करेक्ट आंसर आपका डी आंसर बनता था कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 यहां पर करेक्ट है। बट डिफिकल्टी लेवल के बारे में अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल आपका मीडियम टू हार्ड डिफिकल्टी लेवल में तो लाई करेगा। कि अगर मैं उस तरीके से कहूं कि कहीं ना कहीं हार्ड डिफिकल्टी का तो क्वेश्चन यहां पर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का न्यूज आइटम्स वहां पर देखी गई थी कि 3% तक का हमारा टारगेट है 2027 तक का। सर्विसेज के केस में बात करें तो वो डेफिनेटली इको सर्वे में बहुत हाईलाइट किया गया था कि हम 4% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट्स यहां पर उसकी वेटेज जो है वो इंडिया यहां पर होल्ड करके बैठी है। आई होप आपने कोशिश की हो इस क्वेश्चन को भी वहां पर सॉल्व करने की। चलिए 19th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था यूरोपियन यूनियन के। अगेन वन ऑफ दोज टॉपिक्स, वन ऑफ दोज थिंग्स जो कि हम जनरली नहीं पढ़ते या जनरली जिनके ऊपर इतना ध्यान नहीं जाता, ठीक है। तो इसीलिए जिसका पर्टिकुलर जो मैं डिफिकल्टी लेवल कहूंगा बिल्कुल हार्ड कहूंगा, तो उसके हिसाब से अगर मैं वैसे बताऊं कि ये क्या चीज है, तो एक ग्रोथ पैक्ट या स्टेबिलिटी और जो ग्रोथ पैक्ट है यूरोपियन यूनियन का, सिंपल सी बात यहां पर ये रखी गई है कि जितने भी मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के, उन्होंने क्या करना है कि अपने फिस्कल डेफिसिट एज वेल एज जो उनके द्वारा यहां बोरोइंग्स की जा रही हैं उसको कंट्रोल में रखना है। तो उसके लिए नंबर्स यहां पर कुछ सेट कर दिए गए कि फिस्कल डेफिसिट को 3% ऑफ जीडीपी पे रखो एंड ओवरऑल जो उधार है, ओवरऑल जो डेट है उसको 60% पे यहां पर रखो, ठीक है। हम इंडिया में भी तो हम इसके बारे में बात करते हैं ना, इंडिया में कौन से एक्ट के हिसाब से यहां पर बात करते हैं उसको जरा कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, थोड़ा सा रिवीजन ही यहां पर हो जाए, क्यों नहीं, ठीक है जी। तो पहली ही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट थी और उसके अलावा सेकंड और जो थर्ड स्टेटमेंट थी वो यहां पर इनकरेक्ट थी। किसी प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को शेयर करने के बारे में बात नहीं की गई है, नहीं टेक्नोलॉजीज को शेयर करने के बारे में यहां पर बात की गई है, ठीक है। जिसके हिसाब से ए ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन था। अगेन ये सिंपल से आपके एनुअल बजट जो डेफिसिट है 3% ऑफ द जीडीपी यहां पर होना चाहिए, ओवरऑल जो उनका पब्लिक डेट है 60% ऑफ द जीडीपी यहां पर होना चाहिए। तो ये पर्टिकुलरली ये पैक्ट अपने मेंबर्स को कहता है कि इतना आपको यहां पर मेंटेन करके रखना है ताकि उस हिसाब से आपका यहां पर जो फिस्कल पैरामीटर्स रहें वो सस्टेनेबल रहें, स्टेबल रहें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएसएमईज के बारे में यहां पर बात की गई है, तो कह रहे हैं कि जो आपका एमएसएमई एक्ट था 2006 का, उसके हिसाब से कह रहे हैं कि मीडियम एंटरप्राइजेस आर दोज जिनमें इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में बिटवीन 15 to 25 करोड़ यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, क्यों भाई साहब? क्योंकि हमने बहुत बार रेपिटेटिवली इस चीज को यहां पर पढ़ा था कि नहीं, जिसकी 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक के बीच में रहेगी, ठीक है जी, जिसकी 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक के बीच में इन्वेस्टमेंट रहेगी अपनी प्लांट और मशीनरी में, उन्हें हम मीडियम कैटेगरी में यहां पर डालेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ लोगों को डाउट हो सकता है कि यार 15 से 25 जो करोड़ की ये रेंज जो दी गई है ये है तो 10 से 50 के बीच में, बट यहां पर जो टर्म यूज हुई कि आर दोज कि मतलब वो हैं, ठीक है। अगर यहां पर लिखा गया होता कि कैन बी, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि हाँ 15 से 25 वाले भी उसी क्राइटेरिया में लाई कर रहे हैं, तो शायद ये स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हो जाती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल बैंक लोन्स जो कि आपके माइक्रो एमएसएमईज को दिए जा रहे हैं क्वालिफाई करते हैं अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। तो आरबीआई द्वारा यहां पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट सेट किए जाते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत डिफरेंट नंबर ऑफ ग्रुप्स को टारगेट किया गया है कि इन पर्टिकुलर सेक्शंस को यहां पर लोन्स एक्सटेंड करने हैं, प्रायोरिटी बेसिस पर यहां पर करने हैं, ठीक है जी। तो उस हिसाब से आपकी स्टेटमेंट बी जो है, हम स्टेटमेंट सेकंड जो वो करेक्ट बोल सकते हैं कि जी हाँ जितने भी लोन्स आपके एमएसएमईज को दिए जाते हैं अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर, वो यहाँ पर बेसिकली वो जितने भी लोन्स हैं वो अंडर प्रायोरिटी सेक्टर यहाँ पर लाई करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं कहूंगा कि इजी टू मीडियम डिफिकल्टी लेवल था, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये रेपिटेटिवली बार बार पढ़ा जाता है। और पीएसएल गाइडलाइंस भी आई थिंक सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर आपने हमारे से भी पढ़ा है तो हमने भी उसमें बताया कि आपका एमएसएमई इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। बट इसमें एक और एम्बिग्विटी क्या है कि ये ऑल वैल्यू जो यहां पर लग गई, जिसकी वजह से आपकी जो स्टेटमेंट है वो एक्सट्रीम बन गई। क्या सभी लोन्स कवर किए जाएंगे? ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक सिंपल सी चीज यहां पर बताना चाहता हूं। ये आरबीआई की ही नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा गया कि ऑल बैंक लोन्स टू एमएसएमईज कंफर्मिंग टू द अबव गाइडलाइंस। अब ये अलग अलग नोटिफिकेशंस यहां पर दी गई हैं, जिसमें बेसिकली जो 2006 का एक्ट है, जो उसमें चेंजेस यहां पर किए गए थे लेटर ऑन, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट लिमिट्स और जो आपकी टर्नओवर लिमिट्स थी वो चेंज की गई थी स्मॉल मीडियम और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। तो उस केस में यहां पर उनके हिसाब से यहां पर काम करना चाहिए, मतलब उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहिए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कंफर्मिंग टू द अबव गाइडलाइंस क्वालिफाई फॉर द क्लासिफिकेशन अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है। अब ये जो गाइडलाइंस हैं, अब यूपीएससी इन पर्टिकुलर गाइडलाइंस को किस तरीके से लेता है, या इसको यहां पर एक्सेप्शन मान लेता है कि नहीं, ये उस हिसाब से ये भी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट हो सकती है। यूपीएससी कह सकता है इस चीज को कि नहीं यार, आरबीआई की नोटिफिकेशन में कुछ पर्टिकुलर कंडीशन सेट की गई थी, बट यहां पर आपको डायरेक्टली बोला गया था कि सभी बैंक लोन्स एमएसएमई के प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत आ सकते हैं। बट हम इसको क्या मान के चल रहे हैं कि शायद यूपीएससी स्टेटमेंट को करेक्टली यहां पर मार्क कर दे और बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट मार्क कर दे। बट अब जब यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की आएगी तो ज्यादा हमें आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। चलिए 22nd क्वेश्चन देखते हैं। अगेन वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से रिलेटेड, कि ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन यहां पर पूछी गई थी जो कि शायद बहुत ही कम लोगों को पता रहेगी, ठीक है, या जिसके बारे में इतनी ज्यादा डिस्कशन भी नहीं किया गया, क्योंकि आरबीआई ने जब
सीबीडीसी लॉन्च किया तो सभी ने और मैंने भी क्या टारगेट रखा कि क्या किस तरीके का रूप है इस सीबीडीसी का, टोकन बेस किस तरीके के सीबीडीसी लॉन्च किए जाएंगे, अकाउंट बेस कैसे किए जाएंगे, हम उनके ऊपर यहां पर जोर डालते रहे। क्वेश्चन यहां पर क्या पूछ लिया गया इस तरीके का, पहली स्टेटमेंट कहने कि इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर्स एंड स्विफ्ट सिस्टम। एंड सेकंड स्टेटमेंट में कह रहे थे कि जितनी भी आपकी डिजिटल करेंसीज हैं अगर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसमें कंडीशन सेट की जा सकती है जिसमें टाइम फ्रेम सेट कर दिया, मतलब एक्सपायरी डेट वहां पर लगा दी जाएगी। जैसे दवाइयों की एक्सपायरी डेट रहती है, किसी प्रोडक्ट की रहती है कि इससे पहले पहले आपको यूज करना है, तो वैसे कह रहे हैं कि इन डिजिटल करेंसी के लिए भी एक्सपायरी डेट यहां पर लगाई जा सकती है। तो भैया दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। बट वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन जो मैं कहूंगा कि जी हाँ ये क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड लेवल का था, शायद ही आपको इन पर्टिकुलर चीजों के बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन रही होगी। ठीक है, तो इस प्रकार के जो आपके कुछ आर्टिकल्स थे वहां पर जिनमें चीजें मेंशन की गई थी कि जी हाँ आपके एक्सचेंज जो किया जाएगा डिजिटल करेंसीज का इन अ बायलैटरल वे, मतलब क्रॉस बॉर्डर अगर यहाँ पर करना हो तो स्विफ्ट सिस्टम को या पर जो भी आपका बाकी सेटलमेंट सिस्टम है जैसे कि यूएस डॉलर को यहाँ पर यूज किया जाता है उसको बाईपास यहाँ पर किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट डिजिटल करेंसी जो चाइना की थी उसमें यहाँ पर बात रखी गई थी कि डिजिटल युआन को हम एक्सपायरेशन डेट यहां पर उसकी सेट करेंगे कि हाँ जी 1 साल के अंतर्गत आपको इसे यूज करना ही है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या रहेगा सीबीडीसी में एक्सपायरी डेट सेट करने का कि भैया चलो थोड़ी सी डिमांड यहां पर बनी रहेगी, उसको खर्च करने ही करने हैं, उसको स्टोर करके ना रखे। अगर किसी को भी ये सीबीडीसी यहां पर या जनता को जब सीबीडीसी यहां पर अलॉट किया जा रहे हैं तो एक्सपायरी डेट डालने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो उसे खर्च करता ही रहे, ठीक है, डिमांड वहां पर क्रिएटेड रहे। तो शायद ये भी बात यहां पर रखी जा सकती है, बट उसके हिसाब से दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स वही वाली बात है ना, पॉसिबल एंड कैन, तो कोई फिक्स स्टेटमेंट नहीं दी गई है, ओपन एंडेड स्टेटमेंट्स हैं तो करेक्ट यहां पर हो सकती हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से सी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए 23rd क्वेश्चन, अगेन इस प्रकार की टर्म बीटा यहां पर रैंडमली यहां पर पूछ ली गई। ठीक है जी, हम जो पूरा मार्केट के बारे में जब बात कर रहे थे या जितने भी कॉन्सेप्ट्स वहां पर डिस्कस कर रहे थे, रेशियोज वहां पर डिस्कस कर रहे थे, क्यों कर रहे थे कि भैया उस प्रकार की हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो शायद यूपीएससी वहां पर कुछ ना कुछ रेशियोज के बारे में बात कर ले, बट यहां पर बीटा टर्म के बारे में बात कर दी गई। तो बीटा टर्म का बेसिकली मतलब क्या रहता है, सिंपली एक न्यूमेरिक वैल्यू यहां पर रहती है जो कि मेजर करती है फ्लक्चुएशंस ऑफ अ स्टॉक टू चेंजेस इन ओवरऑल स्टॉक मार्केट। कि मान लीजिए वहां पर टाटा का शेयर है, मार्केट में किसी प्रकार की फ्लक्चुएशन वहां पर आ रही है, मार्केट में किसी प्रकार का डिप आया या राइज वहां पर देखने को मिला, तो उस प्रकार का आपका चेंज ही है ना वो ओवरऑल स्टॉक मार्केट में। तो किस प्रकार से टाटा के शेयर्स ने यहां पर फ्लक्चुएट किया विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल जो यहां पर मार्केट में चेंजेस आए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कैसे चेक करते हैं, कैसे उसको यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा के माध्यम से। तो यदि बीटा की वैल्यू यहां पर 1 रहे तो मतलब जितना टाटा की फ्लक्चुएशन थी वो कैसे रिप्रेजेंट की गई, जितनी स्टॉक मार्केट में देखी गई। बीटा अगर 1 से ज्यादा देखने को मिले तो मतलब टाटा के शेयर्स में ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिली और स्टॉक मार्केट में इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं थी। बीटा की वैल्यू 1 से कम रहे तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि टाटा की जो फ्लक्चुएशन, टाटा के जो शेयर्स में जो फ्लक्चुएशन देखने को मिली वो कम थी विद रिस्पेक्ट टू द जो स्टॉक मार्केट वहां पर देखने को मिली। तो जनरली जो बीटा की वैल्यूज हैं 1 से ज्यादा किन केसेस में देखी जाती है, मोस्टली टेक्नोलॉजी कंपनीज में। ठीक है, तो ये बेसिक सा पॉइंट यहां पर देखने को मिला था, तो डी आंसर था। डेफिनेटली उसके हिसाब से मैं कहूंगा कि आपका जो डिफिकल्टी लेवल भी इसका हार्ड यहां पर था, कि ये इजी नहीं था इस क्वेश्चन को यहां पर आंसर करने का। कोई भी यहां पर आपके लिए टिप और ट्रिक यहां पर काम नहीं करेगी, एग्जैक्ट नॉलेज होना इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। ठीक है जी, तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन यहां पर आपको दे दी गई है। चलिए 71st क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। अब यहां पर इनविट्स और रिट्स के बारे में जब हमने डिस्कशन किया, कभी भी किया, किसी भी क्लास में किया, तो वहां पर सिंपल सी बात रखी कि भैया क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, क्या इनका ऑब्जेक्टिव है और किस प्रकार से इसके अंदर जो आपके स्पॉन्सर्स हैं या कौन कौन यहाँ पर उस प्रकार के इन्वेस्टर्स हैं, ट्रस्टीज हैं, क्या उनका काम रहता है, सिर्फ इसके बारे में हमने बात किया। बट जैसे कि हमने पिछले साल देखा था इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन वहां पर आया था, तो उसमें भी टैक्स इंफॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो वही चीज यहां पर आपसे भी पूछी गई है स्टेटमेंट 1 में, कि जो इंटरेस्ट इनकम यहां पर अर्न की जाएगी फ्रॉम द डिपॉजिट्स इन द इनविट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर्स इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट डिविडेंड इज टैक्सेबल। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। तो बेसिकली जो आपके इन्वेस्ट रहते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी यही काम करते हैं ना कि जगह जगह से पैसा लेते हैं, ठीक है, और आगे जाके अलग अलग एसेट क्लासेस में उसे इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, वहां से जो रिटर्न्स मिलती है वो अपने इन्वेस्टर के साथ उसे शेयर कर देते हैं। तो इन्वेस्ट का भी ऑलमोस्ट सेम ही पर्पस है, बट इन्वेस्ट के केस में हम क्या बोल सकते हैं कि भैया किस प्रकार का ये इनकम जनरेट करके देते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, किस तरीके से। एक आता है आपका इंटरेस्ट के तरीके से, जो पहले से एक तरीके से प्रॉमिस्ड रहेगा कितना हम आपको देंगे। दूसरा आता है यहाँ पर डिविडेंड्स के केस में कि जो प्रॉफिट यहाँ पर उस इन्वेस्ट ने या इस एसेट ने यहाँ पर कमाए होंगे जिसमें इन्वेस्ट ने इन्वेस्ट किया है वो यहाँ पर शेयर किए जाएंगे। और थर्ड आता है आपका कैपिटल एप्रिसिएशन, कि जब मान लीजिए
आपने अपने जो यूनिट्स यहां पर आपको मिले होंगे कि आपने वहां पर क्या बोला कि मैं 5 लाख के इनविट्स यहां पर खरीदना चाहता हूं, ठीक है जी। 1 लाख तक की तो लिमिट इसमें रखा गया, 1 लाख से ऊपर आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे कम नहीं कर पाएंगे। तो 5 लाख की आप यहां पर लेना चाहते हैं, उस हिसाब से अगर हम मान लेते हैं कि आपको 5000 यूनिट्स यहां पर मिल गए, ठीक है। तो अब आपका एक टाइम आएगा कि हो सकता है आपने 5 लाख में खरीदे हो, बट करंटली इसकी वैल्यू 6 लाख यहां पर चल रही हो, तो आपकी कैपिटल अप्रिसिएशन यहां पर होगी। तो ये 3 तरीके के इनकम यहां से जनरेट हो सकती है। तो इसमें से कौन कौन सी टैक्सेबल है? इनकम, जो आपका इंटरेस्ट इनकम है वो डेफिनेटली यहां पर टैक्सेबल है। डिविडेंड के केस में कुछ कुछ टैक्सेबल है, कुछ नहीं है, ठीक है जी। और कैपिटल अप्रिसिएशन जो आपका कैपिटल गेन्स है वो तो डेफिनेटली यहां पर टैक्सेबल है ही है, बट उसके हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी बातें अगर मैं बोल रहा हूं तो ये क्वेश्चन ईजी है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये क्वेश्चन डेफिनेटली यहां पर हार्ड कैटेगरी को ही बिलोंग करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सरफेसी एक्ट के हिसाब से अब जो इन्वेट्स हैं ये क्या कर रहे हैं? पैसा ले रहे हैं ना कहीं से इन्वेस्टर से, तो इन्हें एज अ बोरोअर्स यहां पर रिकॉग्नाइज किया गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट थी, और उसके हिसाब से करेक्ट आंसर यहां पर हमारा डी आंसर बनता है कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। बट डेफिनेटली जो डिफिकल्टी लेवल है वो आपका हार्ड देखने को मिलेगा। तो यदि आप चाहते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एडिशनल और पढ़ना, तो मनी कंट्रोल का एक्सप्लेनर वहां पर आर्टिकल है कि किस प्रकार से इन्वेस्ट टैक्स किए जाते हैं। डेफिनेटली एक बार उसको जाके पढ़ लीजिएगा, या मैं भी कोशिश करूंगा कि किसी ना किसी फ्यू मिनट्स या कभी प्रोमिक्स में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हम वहां पर डिस्कस कर लें, ठीक है जी। और अपार्ट फ्रॉम दैट 2021 की आपकी न्यूज थी कि भैया जो आपके ये इन्विट्स हैं या जो रिट्स हैं इन्हें एज अ बोरोअर यहां पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा अंडर द सरफेसी एक्ट। तो अब ये चीज याद रखना बहुत ही मुश्किल रहा होगा, तो इसलिए डेफिनेटली क्वेश्चन आपका हार्ड कैटेगरी को बिलोंग करता है। 72nd क्वेश्चन। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी मैं उम्मीद लगा के बैठा हूं कि मैक्सिमम लोगों ने इसको करेक्टली यहां पर मार्क किया होगा, ठीक है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर, लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखने के बाद थ्रू आउट द ईयर इस प्रकार के क्वेश्चन आपने हर जगह देखे होंगे, अपनी टेस्ट सीरीज में देखे होंगे, करंट अफेयर्स में देखे होंगे, या जिस भी आप रैपिड कोर्स में आप वहां पर एनरोल्ड रहेंगे वहां पर भी इसके बारे में जिक्र जरूर किया होगा। सिंपल सी बात रखी जा रही है कि इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट काफी सारे सेंट्रल बैंक्स ने यहां पर क्या किया, अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हुए देखने को मिले। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि सेंट्रल बैंक जनरली अज्यूम कि उनके पास एबिलिटी है कि काउंटरैक्ट कर सकते हैं टू द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस, अर्थात इन्फ्लेशन विया जो आपके इस प्रकार के मॉनेटरी पॉलिसी मींस है जिसमें वो इंटरेस्ट रेट यहां पर बढ़ाते हैं। तो डेफिनेटली स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, ठीक है। तो यहां पर मैं माफी चाहूंगा, आपकी करेक्ट ऑप्शन यहां पर ए रहेगी, ओके। बट इसकी जो कैटेगराइजेशन है वो इजी लेवल की मैं कहूंगा, कारणवश क्योंकि ये चीज रिपीटेटिवली पूरे साल यहां पर डिस्कस, सिंपल कॉन्सेप्ट आपसे यहां पर पूछा गया था, ठीक है। करेक्ट आंसर यहां पर ए है भैया। जो आपको पीडीएफ इसकी मिलेगी उसमें डेफिनेटली आपका ए ही यहां पर मार्क्ड रहेगा। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, और स्टेटमेंट 2 आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 की। तो इस तरीके से जो हमारा रैपिड रिवीजन कोर्स था उसमें भी थॉरली पूरी चेन हमने यहां पर डिस्कस की थी कि भैया क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या उसका इंपैक्ट देखने को मिला, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74th क्वेश्चन यहां पर स्टरलाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। अगेन वन ऑफ दोस कॉन्सेप्ट जो कि एनसीईआरटी तक में आपका अवेलेबल है, ठीक है, जिसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन हमारी यहां पर ए ऑप्शन बन जाती है। बट अगर कई लोग हो सकते हैं जिन्होंने इसके बारे में ना पढ़ा हो तो उनके लिए मीडियम लेवल का भी मैं कह सकता हूं, क्योंकि ये जो डिफिकल्टी लेवल्स है ना ये सभी के लिए सेम नहीं रहेंगे, ठीक है। हर एक के लिए वेरी करेंगे। जिसने पढ़ा होगा तो भैया उसके लिए तो ईजी है, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसके लिए तो डेफिनेटली हार्ड वहां पर रहेगा, ठीक है। स्टरलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो डेफिनेटली आपके ओपन मार्केट ऑपरेशंस को कंडक्ट करके लगती है। यदि आपको इसके बारे में नहीं पता तो क्विकली यहां पर समझ लेते हैं कि बेसिकली जब भी आपका एफडीआई और एफपीआई इनफ्लोज हमारी इकोनॉमी में देखे जाते हैं, ठीक है, तो मतलब उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर डॉलर्स हमारी इकोनॉमी में आए, ठीक है जी। अब डॉलर अगर इकोनॉमी में आ रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि रुपी एप्रिशिएट कर सकता है, ठीक है। रुपी एप्रिशिएट करेगा तो उससे नुकसान किसको होगा? एक्सपोर्टर्स को होगा, और इंपोर्टर्स को यहां पर फायदा होगा। तो आरबीआई यहां पर क्या बोलता है कि हमें एकदम से किसी भी प्रकार का चेंज यहां पर नहीं देखना है। अगर बहुत ज्यादा डॉलर इकोनॉमी में आ रहा होगा तो हम उसे खरीद लेंगे ताकि जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ रहे यहां पर, ठीक है। तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि जी हाँ आरबीआई यहां पर फॉरेन करेंसीज को खरीद लेगा इन एक्सचेंज फॉर रुपीज। रुपीज जो नए फ्रेंचली मिंटेड जो आपके रुपीज है मार्केट में निकाल देगा। अब उन रुपीज को मार्केट में लाने की वजह से क्या होगा? डेफिनेटली मनी सप्लाई आपकी बढ़ेगी, जो हम कहते हैं ना डॉलर रुपी स्वैप ऑप्शंस भी वहां पर कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो रुपी अगर आपका मार्केट में उतारा जाएगा नया तो मनी सप्लाई में डेफिनेटली राइज होगा। अब उस मनी सप्लाई में बढ़ते हुए ट्रेंड की वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स क्रिएट होंगे, और इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को तो आरबीआई पहले से ही कंट्रोल करना चाहता है। तो उसके केस में आरबीआई क्या करेगा कि मनी सप्लाई बढ़ी है तो किसी प्रकार के आपके ओपन मार्केट ऑपरेशंस या फिर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के आधार पर ऑपरेशंस वहां पर कंडक्ट करेगा, अर्थात कि वहां पर उसके द्वारा उस प्रकार के बॉन्ड्स बेचे जाएंगे ताकि वो पैसा बाहर निकाल सके, ठीक है, ताकि आपकी मनी सप्लाई यहां पर कंट्रोल की जा सके। तो इस प्रकार से आपकी स्टरलाइजेशन की प्रोसेस यहां पर चलती है। चलिए
75th क्वेश्चन अगेन सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं था। पूछा जा रहा था कैपिटल मार्केट्स में कौन कौन से इंक्लूड किए जाएंगे। जस्ट दैट जो ऑप्शन थी वो एलिमिनेशन टेक्निक यहां पर नहीं लग सकती थी, ओनली वन, मतलब आपसे डायरेक्टली पूछा गया था कितने, क्या नहीं कितने की बात यहां पर की गई थी, कौन कौन से नहीं क्या नहीं कितने की बात यहां पर की गई थी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में सिंपली आपका गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट अगेन 1 साल से ऊपर आपका टाइम पीरियड यहां पर रहता है। कॉल मनी मार्केट में 1 साल से कम का आपका यहां पर टाइम पीरियड देखने को मिलता है, ठीक है। ट्रेजरी बिल जो मार्केट है अगेन 1 साल से कम टाइम पीरियड यहां पर देखने को मिलता है। स्टॉक मार्केट में कोई ऑब्लिगेशन नहीं, आप 1 साल से ज्यादा भी यहां पर होल्ड करके रख सकते हैं। तो जो 1 साल से कम है भैया वो आपके मनी मार्केट्स को बिलोंग करते हैं, 1 साल से ज्यादा है वो आपके कैपिटल मार्केट्स को बिलोंग करते हैं। तो 2 आपके करेक्ट थे इसमें, ठीक है जी। तो उसके हिसाब से बी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है जी। तो इजी कैटेगरी को मैं इसको यहां पर कह सकता हूं। चलिए 75th क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड पूछा जा रहा है, कौन सा आपका जो स्टेटमेंट है वो बेस्ट तरीके से इस कॉन्सेप्ट को यहां पर डिस्क्राइब करता है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक सिंपल सा एक आर्टिकल या फिर रिसर्च पेपर आप कह सकते हैं वहां पर पब्लिश हुआ था 2022 में। वो था स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड के ऊपर, जो कि डायरेक्टली क्या कहता है कि काफी सारे आपके मार्जिनल फार्मर्स हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं खुद को ग्रुप्स में, मतलब कोऑपरेटिव फार्मिंग को एक तरीके से प्रमोट करने की बात की जा रही है, और सिंक्रोनाइज करते हैं और हार्मोनाइज करते हैं सिलेक्टेड एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। तो ये आपकी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होनी थी। बट अगेन मैं बिल्कुल एक्सपेक्टेशन यहाँ पर नहीं रख रहा कि आपको इसके बारे में पता रहेगा, तो इसलिए आपका ये मीडियम टू हार्ड डिफिकल्टी लेवल पे लाई करेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन था। 77th क्वेश्चन के बारे में बात करें तो एमएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब एमएसपी के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम किस चीज के ऊपर फोकस रखते हैं कि भैया फॉर्मूला क्या है, कौन कौन सी कॉस्ट यहाँ पर इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है, कौन से कमीशन ने क्या इसके बारे में रिकमेंडेशन दी थी, और कौन कौन सी क्रॉप्स वहां पर अवेलेबल हैं। तो क्रॉप्स शायद बहुत ही लिमिटेड लोग यहां पर याद करते होंगे। उसी से रिलेटेड डायरेक्टली यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि नाइगर जो आपका काला तिल रहता है क्या उससे रिलेटेड एमएसपी निकाला जाता है। जी हाँ, बिल्कुल निकाला जाता है। एज अ खारिफ क्रॉप कल्टीवेट की जाती है, बिल्कुल की जाती है। और ये ट्राइबल जनता द्वारा जो आपके कुछ कुछ ग्रुप्स हैं उनके द्वारा एज अ कुकिंग ऑयल भी यहाँ पर यूज किया जाता है। जो उसका सीड जो आपका नाइगर सीड ऑयल है या एज अ कुकिंग के लिए पर्पसेस के लिए भी यहाँ पर यूज किया जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट थी, उसके हिसाब से सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन था। बट अगेन ये जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है इसका पता होना बहुत ही लिमिटेड हो सकता है, ठीक है। शायद आपने इसके बारे में ना पढ़ा हो, तो जिसकी वजह से इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी आपका मीडियम टू हार्ड यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका एक करंट अफेयर वहां पर देखने को मिलता है, डाउन टू अर्थ में ये बात आई थी। चलिए फिर 78th क्वेश्चन देखते हैं। अब ये थोड़ा बहुत इजी कह सकते हैं क्योंकि ये टेंजिबल इनटेंजिबल के बारे में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो वहीं पर आपसे पूछा गया कि कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स को हम यहाँ पर टेंजिबल मानेंगे एंड प्रिसाइसली कौन कौन सी नहीं, कितनी इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पर हम इनटेंजिबल मानेंगे, ठीक है जी। 4 ऑप्शन दी गई थी। ब्रांड रिकॉग्निशन, अगेन कोई ऐसी चीज नहीं जिसको आप जाके फील कर सकें। ब्रांड रिकॉग्निशन में आपकी मार्केटिंग पर्पसेस किए जा रहे हैं, नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर की जा रही है, तो आपके इंटेंजिबल नेचर की है। इन्वेंट्री, क्या आप अपना यहाँ पर स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, आप गुड नए नए गुड्स बना के उनको स्टोर करके रख रहे हैं ताकि आपका सप्लाई चेन में कोई दिक्कत ना आए, तो ये तो टेंजिबल नेचर का है, तो ये तो आपकी नहीं मानी जाएगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपने कोई नया चीज वहां पर डिस्कवर किया है, कोई नई प्रोसेस वहां पर इजाज की है, तो भैया उसके लिए आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपने राइट्स लिए हैं, क्लेम्स लिए हैं, वो भी इंटेंजिबल नेचर के माने जाएंगे। तो आपकी ये मिलिंग नहीं, ये मेलिंग लिस्ट यहाँ पर रहेगी। मेलिंग लिस्ट जो है क्लाइंट्स की, ठीक है, तो वो भी कोई ऐसे आप फिजिकली जा सके तो उसको टच कर नहीं सकते, डिजिटली आपकी अवेलेबल रहेगी, तो वो भी इंटेंजिबल नेचर की यहाँ पर मानी जाएगी। तो कितनी हुई, 3 हुई, और उसके हिसाब से सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो ईजी टू मीडियम यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इंटेंजिबल के हिसाब से आप इन पर्टिकुलर ऑप्शन में देख सकते थे कि कौन कौन सी चीजें इनटेंजिबल है, उस हिसाब से आप करेक्ट आंसर तक यहां पर पहुंच सकते थे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79th क्वेश्चन, अगेन वन ऑफ दोस क्वेश्चन जो कि इजी मैं मान सकता हूं कारणवश कि 15th फाइनेंस कमीशन भैया जब से आया है, जब से इन्होंने टैक्स डेवल्यूशन से रिलेटेड जो चेंजेस वहां पर लेके आए हैं, टाइम एंड अगेन डिस्कस किए ही जाते हैं, बट यूपीएससी ने फाइनली इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ही लिया कि कौन कौन से यहां पर आपके पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं अदर देन पॉपुलेशन एरिया और जो आपका इनकम डिस्टेंस है, ठीक है जी। तो उसके अलावा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस डेफिनेटली यूज करता है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का पैरामीटर भी यहां पर यूज करता है। ये 2 पैरामीटर्स यूज नहीं किए जाते। 5th करेक्ट है, जिसके हिसाब से 3 आपके पैरामीटर्स जो कि यहां पर यूज किए जा रहे हैं, और बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। 15th फाइनेंस कमीशन कोई ऐसा नया टॉपिक नहीं था, रिपीटेटिवली सभी जगह डिस्कस किया जाता है। प्रीमिक्स में हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन वहां पर डिस्कस किए हैं, तो ईजी कैटेगरी को मैं इसको डेफिनेटली यहां पर मानूंगा, ठीक है जी। आई होप और मैक्सिमम लोग इस चीज से अग्री भी करेंगे कि हाँ जी ये ईजी कैटेगरी का क्वेश्चन था ही था। अच्छा 80th क्वेश्चन अगर हम देखें, आज का आपका लास्ट क्वेश्चन भी, कि 4 ऑप्शन जहां पर आपको दिए गए थे, अगेन ऑन हाउ मेनी ऑफ द अबव, जो आपका यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ प्रोजेक्ट जो आपका सर्विसेज है, कि उनका जो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन इनिशिएटिव है वो फोकस करता है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को। तो एक तरीके की इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी स्ट्रैटेजीज यहां पर फॉलो की जाती हैं। S3I का जो आपका प्रोग्राम था ये UNOPS का,
तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें, अफोर्डेबल हाउसिंग डेफिनेटली इंक्लूड किया गया है। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट एज सच कहीं पे भी मेंशन नहीं हुआ है, जितने भी उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन या नोटिफिकेशंस भी है वहां पर उसके बारे में बात नहीं की गई है। 3 पैरामीटर्स के ऊपर बात की गई है, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अफोर्डेबल हाउसिंग, और तीनों यहां पर इंक्लूडेड थे, जिसके हिसाब से सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन थी। बट अगेन वन ऑफ दोस क्वेश्चन जिनके बारे में पता होना बहुत ही एक मुश्किल टास्क है, या बहुत ही लिमिटेड लोगों को शायद इसके बारे में पता रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा आपका करंट अफेयर में था भी नहीं, करंट अफेयर में भी था तो किसी और पर्पसेस के लिए यहां पर देखने को मिला था। पहली बात तो आपके 3 पैरामीटर्स जिनको यहां पर इंक्लूड किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक प्रकार का करंट अफेयर वहां पर 2022 का देखने को मिला था कि जिसमें एक स्कैंडल यहां पर हुआ था, ठीक है जी। इसमें जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट्स की जा रही थी वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं किए जा रहे थे, ऑन पेपर वहां पर इन्वेस्टमेंट की जा चुकी थी और बीच में से पैसा वहां पर निकाला जा रहा था, बहुत सारे लीकेजेस यहां पर देखने को मिले थे। तो $60 मिलियन का आपका ये यूएन स्कैंडल जिसमें देखने को मिला कि जिसमें हाउसिंग इन्वेस्टमेंट गोवा में करने को बात की गई थी, बट एज सच कोई भी नए घर यहां पर इस इन्वेस्टमेंट के चलते बनाने का कुछ भी दिखाने के लिए वहां पर नहीं था, ठीक है। तो अगेन वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन यहां पर हम इसके बारे में कह सकते हैं। तो ये थे आपके ओवरऑल इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि यहां पर आपसे पूछे गए थे। अगेन बहुत ही मुश्किल मैं कहूंगा इस साल का जो आपका पेपर रहा इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में, तो डेफिनेटली मुश्किल रहा ही। एंड एज एन एजुकेटर हमें भी थोड़ा फील होता है कि यार इस ऐसा कैसा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर डाल दिया हमने भी। कोशिश तो हमारी भी रहती है कि हम भी पूरी मेहनत करें उस तरीके से आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पर पहुंचाएं, बट वो जब मेहनत, अब हमें अगर इतना इम्पैक्ट फील होता है तो भैया एस्पिरेंट को तो कितना ही होता होगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, ठीक है। थोड़ा हम भी अपनी प्रिपरेशन की जो स्ट्रैटेजीज हैं, मेथडोलॉजीज हैं, उनमें थोड़े चेंजेस लेके आएंगे। अगर यूपीएससी इस तरीके से यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम भी उसके हिसाब से अडेप्ट करेंगे। और कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस पूरे अब जर्नी में। ये तो फाइनल हो ही गया है कि भैया 3 महीने की प्रिपरेशन से पेपर निकालना बहुत मुश्किल है। अगर आप कहीं 3 से 4 महीने में पढ़ूं और प्रीलिम्स निकल जाए, नहीं, आपको थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर प्रिपेयर करना पड़ेगा। थ्रू आउट द ईयर अपने कंटेंट के साथ इन टच में रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। टाइम एंड अगेन करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज सभी को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, तब जाके आपका एक अच्छा कॉन्फिडेंस यहाँ पर बिल्डअप होगा, जिसके चलते आप एग्जाम हॉल में जाके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बट अगेन जो ऐसे अनएक्सपेक्टेड बाउंसर्स हैं तो वो ये समझ के रखिए कि सभी के लिए रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि भैया कट ऑफ कितनी रहेगी, एक सबसे बड़ा मुद्दा भी यही करंटली चल रहा है। तो जहां तक मेरा एस्टिमेशन है तो 82 के हिसाब से या 83, अगर आपका स्कोर इतना लाइक कर रहा है, ±3 भी इससे आगे पीछे यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। कारणवश क्योंकि लास्ट ईयर का आपका 88 के अराउंड यहाँ पर कट ऑफ गया था। इस साल सी सैट भी उस हिसाब से डिफिकल्ट यहाँ पर आया है, तो हो सकता है कट ऑफ आपकी और ज़्यादा यहाँ पर चली जाए, डाउन चली जाए, ठीक है। तो अगर आपका ये 78 to 85 के बीच में स्कोर यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो भैया अपनी मेंस की जो प्रिपरेशन उसको डेफिनेटली यहाँ पर शुरू कर दो। कोशिश करो कि इस प्रकार से सभी चीज़ों के ऊपर आपका एक होल्ड रहे, ठीक है। कोई टाइम वेस्ट यहाँ पर ना हो, क्योंकि जब आपका लिस्ट में नाम आए कि भैया आप मेंस के लिए क्लियर कर चुके हो तो ऐसा ना हो कि तब आपको लगे कि ओहो मैंने तो अभी मेंस की तैयारी की ही नहीं, ठीक है। तो आप तैयारी अभी से यहाँ पर शुरू कर दो, और कोई नुकसान भी नहीं है अगर आप अभी तैयारी कर भी रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपको वो फायदे में नहीं आएगी। नेक्स्ट ईयर भी अगर आपने एग्जाम देना है, आप बिल्कुल दृढ़ निश्चय बना चुके हो, तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा ही। उसका नुकसान कोई नहीं है अगर आप 1 से 1.5 महीना भी तैयारी करोगे, ठीक है जी। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।